So we'll start with schedules today. We have already done questionnaire. और क्वेश्चनर में क्या होता था कि हम कस्टमर्स को वो क्वेश्चंस दे देते, कस्टमर्स कह रहे जो रिस्पोंडेंट्स थे उनको हम क्वेश्चंस दे देते थे और उन क्वेश्चन का उनको पूरा टाइम देते हैं कि वो अपने सवाल का जवाब आराम से लिखे और उसके बाद फिर क्वेश्चंस को हम कलेक्ट करके और उसकी फिर एनालिसिस करते थे. दैट वाज क्वेश्चनर बेसिकली. लेकिन ऐसा बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे अगर हम क्वेश्चंस को क्या करते हैं, अगर हम दे देते हैं क्वेश्चनर्स को रिस्पोंडेंट्स को, तो बहुत सारे लोग या तो उसका जवाब नहीं देते, जवाब देते हैं तो उसको फिर प्रॉपरली जवाब नहीं देते, बहुत सारे कॉलम्स खुला मतलब खाली छोड़ देते हैं. बहुत सारे लोग जवाब भी देते हैं, कॉलम्स भी भर देते हैं, लेकिन हो सकता है गलत भर दें या ठीक से क्वेश्चंस को समझे ही नहीं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन वापस वो रिटर्न करे ही नहीं आंसर्स करके. तो वहां इन सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए शेड्यूल्स बनाए गए. और शेड्यूल्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी, मतलब शेड्यूल्स एक तरह का डॉक्यूमेंट ऐसा होता है जो कि क्वेश्चंस को ही कैरी करता है. लेकिन क्वेश्चनर को जब आप, अगर आप एक्सेल में जब आप उसका टेबुलेशन करते हैं ना, तो टेबुलेशन करने के टाइम वो जैसा दिखता है, जैसे कि आपको उसने दिखाया कि पहले ऊपर वाले कॉलम में नाम लिखा है, उसके बगल में आपका रोल नंबर लिखा है, उसके बगल में आपका मे बी मोबाइल नंबर लिखा है, ये सब मेरा क्वेश्चन था. तो क्वेश्चनर में हम क्या करते हैं कि इंडिविजुअली क्वेश्चन सबको देते हैं और उन सब में वो भर भर के देगा. फिर मेरा काम है उसका डेटा टेबुलेट करना, उसको जमा करना, एक साथ कंपाइलेशन करना. शेड्यूल्स बेसिकली कैसे होते हैं कि शेड्यूल्स में ऑलरेडी एक लार्ज डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट में हाँ हाँ उसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे कॉलम्स बने होते हैं, क्वेश्चंस के कॉलम्स बने हुए होते हैं और क्वेश्चंस के हिसाब से हम जो आंसर करस्पॉन्डेंट से पूछेंगे और उसको हम फिर रिकॉर्ड करते हैं. ये क्या है, म्यूट कर लो फोन. तो बेसिकली ये क्वेश्चनर के जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस है, ये जो रिस्पोंडेंट्स है वो नहीं भर रहे होते, उसको भरने वाले बेसिकली इन्यूमरेटर्स होते हैं. इन्यूमरेटर्स ऐसे लोग होते हैं जो कि वो क्वेश्चन को लेकर के जाते हैं रिस्पोंडेंट के पास, और वो क्वेश्चन हाथ में रख करके आपसे सवाल पूछेंगे, उसका जवाब वो खुद लिखेंगे, आपको लिखने नहीं देना है. जैसा ये खासकर आपको देखने के लिए मिलेगा जब गवर्नमेंट अपने रिकॉर्ड्स बनाती है. फॉर एग्जाम्पल जनगणना जब सेंसस के लिए करने आती है, लोग सेंसस का के टाइम में आप देखेंगे कि जो लोग आते हैं आपसे पूछने के लिए सवाल कि आपके घर में आपका नाम क्या है, कितने फैमिली मेंबर हैं, क्या इनकम है, ये सारे सवाल, तो वो आपको ऐसा नहीं है, वो एक बड़ा सा रजिस्टर लेकर के आते हैं. वो रजिस्टर में आपसे जो पूछते हैं उसके हिसाब से वो आंसर्स को लिखते जाते हैं. ऐसा नहीं है कि वो पूरा का पूरा रजिस्टर आपको दे देते हैं भरने के लिए, वैसा नहीं होता. तो शेड्यूल्स बेसिकली टैबुलेटेड फॉर्म में जो कॉलम्स बनेंगे वो ऑलरेडी से बने हुए फॉर्मेट्स होते हैं, जिसमें जो क्वेश्चंस के हिसाब से बने हुए होते हैं और उस क्वेश्चन के हिसाब से रिकॉर्डेड आंसर्स को उसमें लिखा जाता है. जो आंसर्स जो रिस्पोंडेंट है वो बोलते हैं उसके हिसाब से आंसर्स को हम लिखते हैं. तो शेड्यूल्स में क्या है, द इन्यूमरेटर स्पेशली अपॉइंटेड टू फिल द शेड्यूल, स्पेशली अपॉइंट किया जाता है इनमरेटर्स को उस तरह के शेड्यूल्स को भरने के लिए. तो शेड्यूल्स खासकर आप देखे होंगे कि स्कूल टीचर्स का अपॉइंटमेंट होता है जनगणना करने के लिए. तो वो क्या करते हैं, वो आते हैं आपके घर में, एक दो तीन, मैक्सिमम 3 to 4 पीपल विल कम टू योर हाउस. उनके पास एक बड़ा सा रजिस्टर या बहुत सा पेपर एक साथ कंपाइल किया हुआ होता है और उसमें फिर वो स्टार्ट क्वेश्चनिंग यू और उस कॉलम्स में वो भरते जाते हैं. तो इट इज वेरी मच लाइक कलेक्शन ऑफ डेटा थ्रू क्वेश्चनर, बट इट इज फिल्ड बाय enumerator who is specially appointed for this purpose. These enumerators along with the schedules go to the respondent, put to them the questions from the performer in order to questions in the order questions are listed. जिस हिसाब से क्वेश्चंस है उसके हिसाब से परफॉर्मर बना हुआ होता है और क्वेश्चन के हिसाब से सामने वाले को, रेस्पोंडेंट को, वो पूछते जाते क्वेश्चन
और उसका आंसर को वो रिप्लाईज जो भी आता है उसको परफॉर्मा में भरते जाते हैं और अपना रिकॉर्ड बना लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं शेड्यूल्स बेसिकली। यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, क्वेश्चनायर और शेड्यूल में क्या डिफरेंस है, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनायर्स एंड शेड्यूल्स? तो क्वेश्चनायर में हम कोई भी असिस्टेंस नहीं देते, मतलब क्वेश्चंस दे दिया आपको, अब आप उसका आंसर खुद भर के दे दीजिए। शेड्यूल में क्या होता है कि पूरा असिस्टेंस के साथ होता है, मतलब बंदा आपसे पूछ पूछ के आंसर लिखता है, ठीक है, तो असिस्ट करता है आपको आंसर बताने में। आपको क्वेश्चन समझने की जरूरत नहीं है, वो आपको क्वेश्चन समझाएगा। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो एक बार, दो बार, तीन बार समझाएगा आपको और समझा करके फिर आंसर लिखेगा। क्वेश्चनर्स चीप होते हैं क्योंकि आप उसको सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम गूगल फॉर्म के थ्रू कर देते हैं, आप उसको प्रिंट करा करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो क्वेश्चनर इन कंपैरिजन टू शेड्यूल एक्सपेंसिव होते हैं, बिकॉज इसमें क्या है कि यहाँ पे जो बंदा अपॉइंट हुआ है, जो इन्यूमरेटर है, उसको हर एक के पास जिससे भी हमको आंसर्स चाहिए उसके पास जाना होता है और जा करके बैठ करके आंसर्स लिखने होते हैं। तो ये टाइम और मनी दोनों कंज्यूम करता है, इसीलिए इसको हम एक्सपेंसिव कहते हैं। हाई नॉन रिस्पॉन्स होता है क्वेश्चनायर में, बहुत सारे लोग होंगे जो क्वेश्चंस का आंसर नहीं करेंगे, गलत करेंगे, या फिर उसको बिल्कुल ही ब्लैंक छोड़ देंगे, या फिर आपको क्वेश्चन का कभी लौटाएंगे ही नहीं। जबकि शेड्यूल में जो नॉन रिस्पॉन्सेज होते हैं वो बहुत लो हो जाते हैं, क्योंकि इनमरेटर जा जाके सबसे आंसर्स लिख लिख के उसको रिकॉर्ड करता है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें भी है कि लोग उसको नहीं मिलेंगे जो जवाब नहीं देंगे, वैसे भी लोग मिलेंगे जो जवाब नहीं देंगे, लेकिन उसका जो परसेंटेज है इन कंपेयर टू क्वेश्चनायर वो बहुत कम होगा। क्वेश्चनायर में आइडेंटिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट इज नॉट नोन। कौन क्वेश्चन का जवाब दे रहा है इसकी आइडेंटिटी बहुत नोन नहीं होती, क्योंकि अगर आपने नाम उससे नहीं लिखवाया, जो कि क्वेश्चन में जनरली हम नाम नहीं लिखवाते क्वेश्चनर्स में, क्योंकि आपका नाम जान के हमको क्या करना है, उसका कोई डेटा एनालिसिस नहीं होता, तो हम उसका नाम वाम नहीं लिखवाते। और क्वेश्चनर में बेसिकली हम रिस्पोंडेंट की आइडेंटिटी के बारे में उतना कंसर्न नहीं होते, जबकि शेड्यूल में हम उसके आइडेंटिटी को लेकर के कंसर्न होते हैं। और शेड्यूल में आइडेंटिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट इज नोन बिकॉज इनोमरेटर उसके पास जाता है। तो जब हम किसी के पास गए हैं, उससे मिले हैं, तो ऑब्वियसली हम उसको जानते हैं, उसकी आइडेंटिटी पता होती है। क्वेश्चनर स्लो मेथड है, हमने दे दिया, अब उसका जब मर्जी होगा जो जवाब देगा, जब मर्जी नहीं होगा जवाब नहीं देगा, मतलब उसके साथ रख के तकिए के नीचे सो सकता है और थोड़े दिन के बाद जवाब देगा, मतलब इट कैन बी ए स्लो प्रोसेस। जबकि शेड्यूल इज अ फास्ट प्रोसेस, आपके घर में आ गए लोग, आपको सवाल का जवाब देना है, तुरंत तुरंत जवाब दीजिए और जाइए। एंड इट कैन बी यूज्ड ओनली बाय लिटरेट रिस्पोंडेंट्स। क्वेश्चनर हमेशा लिटरेट लोगों को हेल्प करता है क्वेश्चनर को सॉल्व करने, मतलब अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप क्वेश्चनर का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि आपको पढ़ के जवाब देना है उसका। जबकि न्यूमरेटर में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको उसको पढ़ के जवाब देना है। वहां पे क्या है कि इट कैन बी यूज बाय इलिटरेट पर्सन ऑल्सो, बिकॉज आपको उसको पढ़ना है ही नहीं, कोई और पढ़ करके आपसे आपकी लैंग्वेज में सवाल पूछता है और आपके लैंग्वेज में ही उसको जवाब देता है। एंड क्वेश्चनर वाइडर सैंपल होता है, क्योंकि आप बहुत दूर तक अपने सिंपल, अगर आपको गूगल फॉर्म ही सर्कुलेट करना है तो बहुत दूर जा सकते हैं, बहुत दूर दूर तक उसको भेज सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चनर प्रिंट करके डिस्ट्रीब्यूट करना है तो भी आप बहुत दूर तक अपने क्वेश्चनर, मतलब बहुत वाइडर सैंपल तक पहुंच सकते हैं। जबकि आप जब शेड्यूल यूज कर रहे हैं तो वहां पे क्या है कि आपको बहुत कम लोगों तक जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको इनामरेटर जो है उसको भी तो पे करना है ना, तो इन्यूमरेटर जहां तक जाएगा उतना ही आपके पास शेड्यूल्स का आंसर्स आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो सैंपल साइज क्या होता है इसमें, थोड़ा नैरोअर हो जाता है। सेकेंडरी डेटा, अब ये सब तो थे प्राइमरी कलेक्शन, प्राइमरी सोर्सेज ऑफ कलेक्शन, ठीक है। अब प्राइमरी के बाद वी विल मूव टू सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। प्राइमरी तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू आस्क, अदरवाइज विल मूव टू सेकेंडरी डेटा कलेक्शन।
Am I audible? Yes, ma'am. ठीक है, तो we'll move to secondary data collection then. Secondary data collection, as you know, it basically dependent on the previous researches. हमारे पास जो भी previous researches है, previous data है, हम उस data का इस्तेमाल करते हैं और उस data का इस्तेमाल करके हम secondary research या secondary data collect करते हैं. तो secondary data is basically the data that has been collected by someone other than the user. मुझे इस्तेमाल करना है सेकेंडरी डेटा का, लेकिन मेरे से पहले someone else has collected it और someone else has done the work. हम उसके डेटा का बस इस्तेमाल कर रहे होते हैं. इसमें खासकर उस तरह के डेटा आते हैं जो कि सेंसस में मिलेंगे आपको, इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल रिकॉर्ड्स, डेटा दैट हैज बीन ओरिजिनली कलेक्टेड फॉर अदर पर्पसेस. वो सारे मतलब जो डेटा आपका पहले से एक रिलायबल सोर्स ऑफ डेटा जो कि पहले से कलेक्टेड है, हम बस उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको इस्तेमाल करके फिर हम अपना एनालिसिस करते हैं. तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा सोर्स या सेकेंडरी डेटा रिसर्च. सेकेंडरी डेटा रिसर्च में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पब्लिश्ड सेकेंडरी डेटा कहाँ कहाँ पे कौन कौन से तरह के हो सकते हैं. तो पहला आप देखिए, जनरल बिजनेस सोर्सेज आपके हो सकते हैं और दूसरा आपके पास गवर्नमेंट सोर्सेज हो सकते हैं. जनरल बिजनेस सोर्सेज में जैसे कि कंपनीज अपने गाइड्स इशू करती है, डायरेक्टरीज इशू करती है, इंडिकेटर्स होते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे जैसे कि एनएससी, बीएससी, स्टॉक एक्सचेंज इंडिकेटर्स है, पॉपुलेशन इंडिकेटर्स है, बहुत सारे इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे, इंडेक्सेस जिसको हम कहते हैं. एंड स्टैटिस्टिकल डेटा, बहुत सारे statistical data. I'll just show you one thing. Just wait for a second. अरे यार, I hate this thing. जैसे अगर मुझे बस सिंपल जानना है कि population of India, population of, ये आप लोग को विजिबल है सबको? Yes, ma'am. वेरी गुड. ये दिख रहा है? ये दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हमने पूछा व्हाट इज द एस्टिमेटेड टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. तो इन्होंने 2000, ये जो मेरे पास एक रिकॉर्ड आया 2016 से लेकर के प्रोजेक्टेड भी है 2026 तक का. तो अभी हम लोग 132 करोड़ है, उसके आगे मतलब 2016 में हम लोग 132 करोड़ थे, अभी 2017 में 133, 2018 में 135, 19 में इतना, 20 में इतना, 21 में इतना, और आगे जो प्रोजेक्शन है कि 2026 तक हम लोग 145 करोड़ का पॉपुलेशन हो जाएगा. दिख रहा है सबको? तो ये डेटा अगर मुझे चाहिए, someone else has already collected it, right? Someone else has also always like already done the research work. और मुझे अगर लिखना है, अगर मुझे कोई रिसर्च करना है इंडियन पॉपुलेशन के ऊपर में, तो हम क्या करेंगे? वापस से सेंसस करेंगे या फिर हम इस डेटा को यूज करेंगे? मैम इस डेटा को यूज करेंगे. इस डेटा को यूज करेंगे. यस, वेरी गुड. तो हम अपने रिसर्चेस के लिए अगर पहले से एग्जिस्टिंग डेटा को यूज करते हैं तो उसको हम सेकेंडरी डेटा रिसर्च कहते हैं या सेकेंडरी डेटा सोर्सेस कहते हैं. और ये सेकेंडरी डेटा सोर्सेस हमारे उसमें जैसे आपको लिख के दिया था अभी यहाँ पे ग्राफ में, आप देखिए इसको, कि वो स्टैटिस्टिकल डेटा हो सकते हैं जो आपको दिखाया, दैट वाज स्टैटिस्टिकल डेटा. इंडिकेटर्स हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई विल शो यू अनदर थिंग. आपको देखना है कि
एक 5 साल में किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक, 5 साल में किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक का मूवमेंट क्या था, या किसी ने, या निफ्टी, निफ्टी इज एन इंडिकेटर, हम निफ्टी को ही चेक करते हैं। ये दिख रहा है आप लोगों को, ये दिस Yes, ma'am. दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. दिस इज व्हाट, दिस इज this is a secondary data. This has been recorded by someone else and it is already there, right? आज का देखिए, यहाँ तक प्रोजेक्शंस भी आएंगे आपको, और अभी तक का जो डेटा है 16 सितंबर दिख रहा है, मार्केट इज अप बाय 207 पॉइंट्स। निफ्टी बैंक, ये बैंक दिख रहा है आप लोगों को, हमने बैंक में देखा है, निफ्टी बैंक में देखा है। अगर आप सिंपल आप निफ्टी 50 देखना चाहते हैं, I'll show you Nifty 50. This is how Nifty 50 has gone. अगस्त के बाद से मार्केट बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, देख रहे हैं आप ग्राफ। तो अगर हमको इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया के बारे में रिसर्च करना है, तो क्या हम इस ग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हैं? Yes, ma'am. क्या जा सकता है ना, कि हमको इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया देखना है, तो इकोनॉमिक कंडीशन का इंडिकेटर क्या है? हमारा सेंसेक्स, राइट, हमारा निफ्टी, कि वो कहाँ पर है, हमारा जो इकोनॉमी का हेल्थ इंडिकेटर्स है ये सब। तो हम इस इंडिकेटर से ऑलरेडी, ऐसे नॉर्मल सिंपल हम ग्राफ को देख करके बता सकते हैं कि इंडिया का जो हेल्थ, यहाँ पे देखो इंडिकेटर्स लिखा है ना, अगर मान लो, देखो कितने तरह के इंडेक्सेस होते हैं, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स अगर हम देखते हैं, देखो दिख रहा है ये दिख रहा है एवरेज डायरेक्शनल Yes, ma'am. इंडेक्स, कि कैसे ग्रो कर रहा है मार्केट, धीरे 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 धीरे, क्या मतलब बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है इंडियन मार्केट में। तो कोई अगर बाहर का बंदा है, उसको इंडियन मार्केट में स्टॉक्स में परचेज करना है, तो क्या वो इसको देख करके परचेज करेगा? नहीं परचेज करेगा। यो यहाँ पे आएगा, रिसर्च करेगा, या सिंपली इसको देख करके भी परचेजेस किए जा सकते हैं या नहीं? मैम इसको देख के भी किया जा सकता है। इसको देख करके भी किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि दीज आर इंडिकेटर्स जो आपको आपके सेकेंडरी इंफॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है? So this is clear. Statistical data is clear. Indicators are clear. Yes, ठीक है? ma'am. यस ओके। इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट सोर्सेज होते हैं। गवर्नमेंट सोर्सेज में जैसे गवर्नमेंट अपने डेटा को दिखाती है, अदर गवर्नमेंट पब्लिकेशंस एंड सेंसस डेटा। I'll just show you that also. जैसे हम IBEF में जाते हैं, IBEF में टेक एनी इंडस्ट्री, ये IBEF गवर्नमेंट की पोर्टल है, जो कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन लिमिटेड इज अ ट्रस्ट established बाय डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिख रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ये बनाया हुआ। अभी यहाँ पे देखिए ये क्या करती है, अपने एनुअल रिपोर्ट्स दे रही है, दिख रहा है यहाँ? यस मैम। Yes, ma'am. तो मुझे एनुअल रिपोर्ट देखना है, अगर मैं जैसे एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेती हूँ, तो गवर्नमेंट ने अपने 49 पेज का एक एनुअल रिपोर्ट को पब्लिश किया है, जो कि 19 से 20 के इंडिकेटर्स को, या फिर जो भी गवर्नमेंट के पास डेटा है उसको वो दिखा रही है। तो देखिए यहाँ ये तो थोड़ा थोड़ा उसके अपने बारे में लिखा हुआ। इसके बाद देखिए एक्सपोर्ट प्रमोशन, दिख रहा है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, वो अपने अचीवमेंट्स को दिखा रही है यहाँ पे, दिख रहा है सबको? यस मैम। तो these are statistical indicators। यहाँ पे जो दिख रहे हैं रिपोर्ट्स, जो उसने सेक्टोरल रिपोर्ट्स दिया है, I'll just zoom it up। देखिए
तो किसी के हाथ में भी अगर ये रिपोर्ट है तो इसको पढ़ करके वो कुछ पता कर सकता है या नहीं पता कर सकता है? कर सकता है मैम। कर सकता है। तो दिस इज व्हाट हैज बीन सेड ओवर हियर कि गवर्नमेंट अपने पब्लिकेशंस तो निकालती है, डिफरेंट डिफरेंट पब्लिकेशंस निकालती है, प्लस गवर्नमेंट सेंसस का भी डेटा पब्लिश करती है। सेंसस मतलब पॉपुलेशन डेटा। तो आपको पब्लिश्ड रिकॉर्ड या सेकेंडरी डेटा एनालिसिस जब आप कर सकते हैं तो इसमें से कोई भी सोर्स या कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेज यूज किया जा सकता है। आप इसमें से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे डायरेक्टरीज अगर हमको सर्च करना है कि कितनी सारी रांची में कितने सारी ग्लास फैक्ट्रीज है, तो सिंपली आई कैन गो टू जस्ट डायल एंड सर्च ग्लास फैक्ट्रीज इन रांची, तो मेरे पास एक लिस्ट आ जाएगी और उस लिस्ट के हिसाब से हम अपने ये बना सकते हैं, रिकॉर्ड बना सकते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू जस्ट डायल देयर आर 50 नंबर ऑफ ग्लास फैक्ट्रीज इन रांची। ठीक है, तो डायरेक्टरी इसको हम यूज करते हैं जो कि एक बिजनेस रिसोर्स है। तो स्टैटिस्टिकल डेटा, इंडिसेस, डायरेक्टरीज, आई सपोज इट इज क्लियर। गाइड्स, कंपनीज अपने एनुअल रिपोर्ट्स देती हैं जो कि गाइड की तरह काम कर सकते हैं आपको। तो दीज आर सेकेंडरी डेटा रिसोर्सेज। अभी इसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेकेंडरी डेटा रिसोर्सेज को विल सी। एडवांटेजेस क्या है? इट इज इनएक्सपेंसिव। क्यों? क्योंकि जो पहले से कोई मेहनत करके रखा है हम तो बस उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनएक्सपेंसिव है, इजीली एक्सेसिबल है, इमीडिएटली अवेलेबल हो जाता है। मुझे तुरंत, अगर मुझे इंडिया का पॉपुलेशन जानना था तो, या मुझे सिंपल देखे मुझे कीनिया का पॉपुलेशन जानना है, मैं तो कीनिया जा भी नहीं रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं स्टैटिस्टिया में टाइप करूंगी कि व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ कीनिया, तो आई विल इमीडिएटली गेट व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ कीनिया इन माय रिकॉर्ड्स। लेट्स सी population of कीनिया। ठीक है, तो मैं तो कीनिया गई भी नहीं हूं, कुछ किया भी नहीं है, फिर भी आई एम गेटिंग द डेटा। दिख रहा है? आराम से मिल गया मुझे ये डेटा। तो इमीडिएटली अवेलेबल हो सकता है मुझे डेटा, विल प्रोवाइड एसेंशियल बैकग्राउंड एंड हेल्प टू क्लैरिफाई एंड रिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम्स। आराम से जो भी आपके पास सेकेंडरी डेटा होता है वो आपको अपने रिसर्च में आगे बढ़ने के लिए या आपका रिसर्च का क्या डायरेक्शन होगा ये आपको एक बैकग्राउंड तैयार करने में भी हेल्प करता है। अगर मुझे, जैसे मान लीजिए मेरा रिसर्च है इस चीज को कि इंडिया में आगे चल करके आज से 5 साल के बाद ई कॉमर्स मार्केट कैसा होगा, या फिर पॉपुलेशन का ग्रोथ कैसा होगा, या इसका लग्जरी आइटम्स का ग्रोथ कैसा होगा, लग्जरी आइटम्स का मार्केट कैसा होगा, तो हमको उसके पहले तो जानना पड़ेगा कि इंडिया का पॉपुलेशन क्या है, कितने उसके वायर्स होंगे, उसका डिस्पोजेबल इनकम क्या है, इनकम बढ़ रही है घट रही है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको जानना जरूरी है कि किसी तरह का मार्केट आगे चल के कैसा होगा। तो ये बैकग्राउंड रेडी करने में सेकेंडरी डेटा आपको बहुत हेल्प करता है। लिटरेचर रिव्यू में भी हेल्प करेगा, सेकेंडरी डेटा के हिसाब से ही आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं। सेकेंडरी डेटा सोर्सेज विल प्रोवाइड रिसर्च मेथड ऑल्टरनेटिव्स। आप सेकेंडरी मेथड्स को देख करके, सेकेंडरी डेटा को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का रिसर्च मेथड हम यूज करेंगे। एंड विल ऑल्सो अलर्ट द रिसर्चर्स टू एनी टाइप ऑफ पोटेंशियल डिफिकल्टीज। आगे चल करके मुझे और किस तरह की पोटेंशियल डिफिकल्टीज आ सकती है, मतलब एज अ रिसर्चर आपके क्या क्या लिमिटेशन, जो पहले वाले लोग थे उनको कितने तरह का लिमिटेशंस हैंडल करना पड़ा था रिसर्च में, वो भी आपको हेल्प करता है, वो भी जानने में हेल्प करता है आपका सेकेंडरी रिसर्च। सेकेंडरी रिसर्च में हम पहले से पब्लिश्ड आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, पहले से गवर्नमेंट का जो सोर्सेज होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम बुक्स का इस्तेमाल नहीं करते। बुक्स को सेकेंडरी रिसर्च का हिस्सा नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि बुक्स की ऑथेंटिसिटी क्लियर नहीं है, बुक्स में वो पीयर रिव्यूड नहीं होते, इसी वजह से उसको हम मानते हैं कि वो उतना इफेक्टिव नहीं है, इसलिए सेकेंडरी डेटा रिसर्चेस में हम बुक्स का इस्तेमाल नहीं करते। सेकेंड थिंग इज व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है कि बहुत जल्दी वो आउटडेटेड हो सकते हैं।
आउटडेटेड इन द सेंस कि हम आज जो डेटा यूज कर रहे हैं हो सकता है वो डेटा बदल गया हो सकता है उसमें चेंजेस आ गए हो, तो वो बहुत जल्दी जल्दी आउटडेट हो सकता है, अनरिलायबल भी हो सकता है, बिकॉज हम जहां से भी डेटा ले रहे हैं, मान लो हम जस्ट डायल से डेटा ले रहे हैं कि मेरे पास 50 रांची में ग्लास फैक्ट्री है, ये हो सकता है कि उसने 2018 में ही अपडेट करके रखा है, 2020 में अपडेट ही नहीं किया और उसमें से 10 कंपनी बंद हो गई है। लेकिन मेरे क्योंकि हम जस्ट डायल का डेटा यूज कर रहे हैं तो उसके हिसाब से तो 10 मेरे पास 50 फैक्ट्री है, जबकि एक्चुअली में देयर आर ओनली 40 फैक्ट्रीज। तो अनरिलायबल हो सकता है, पोटेंशियली अनरिलायबिलिटी का चांसेस है, मे नॉट बी एप्लीकेबल और मे नॉट बी टोटल आंसर टू योर रिसर्च क्वेश्चन। अगर आप अपने सारे सवाल का जवाब सिर्फ सेकेंडरी डेटा रिसर्च से चाहेंगे तो वो नहीं मिल पाएगा, तो आपको थोड़ी मेहनत उसमें और करने की जरूरत है। एंड लैक ऑफ अवेलेबिलिटी, ऐसा नहीं है कि आपका जो भी रिसर्च क्वेश्चन है उसके लिए पहले से सेकेंडरी डेटा रिसर्च अवेलेबल हो, तो अवेलेबिलिटी भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपका जो सिचुएशन है या रिसर्च क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफरेंट है या न्यू है। तो दिस इज ऑल अबाउट primary and secondary data research. I hope I've cleared everything in this. If you have any question, you can ask me, or